नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 जनवरी 2014 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। फिक्की के एक कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा कि अगर देश हमें कोई जिम्मेदारी दे तो जिम्मेदारी अच्छी है तो भी हमें निभानी पड़ेगी और बुरी है तो भी हमें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारियों के भागने से देश नहीं चलता है। निराशा के गर्त में जब डूबा हुआ इंसान होता है, वो निराशा में रहना नहीं चाहता है, तो बाहर आना चाहता है। उसे कहीं आशा की किरण नजर आनी चाहिए। आज अगर सबसे पहली प्रायोरिटी देश को है, तो भाई किस पे भरोसा करें? और मैं नहीं मानता कि एक लच्छादार भाषण देकर के कोई चला जाए तो आप भरोसा कर लेंगे। कोई नहीं कर सकता जी। समाज आज बारीकी से हर चीज का डिसेक्शन करता है और हम इतना दूध से जले हुए हैं कि अब छाछ भी फूंक फूंक पर पीने की आवश्यकता है, वरना फिर हम उलझ जाएंगे। और इसलिए पूरे देश में एक विश्वास का माहौल, एक भरोसा का माहौल, ये बहुत आवश्यक है। मैं गुजरात एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, मैं हिंदुस्तान के सभी पूंजी निवेश वालों से मिला नहीं हूं, न ही मुझे सबसे बात करने का अवसर मिला। यहां पर भी है, उसमें शायद 15-20% होंगे जिनकी शायद मुझे 1 to 1 बात करने का सौभाग्य मिला होगा। लेकिन हर एक के पास एक बात पक्की है कि यार बाकी चिंता छोड़ो, वहां जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। मुझे मिले हैं, नहीं मिले। मेरी सरकार के साथ काम किया है, नहीं किया है। मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन देखे हैं, नहीं देखे। मेरी नीतियों से परिचित है, नहीं है। लेकिन किसी ने कहा यार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, चलो चल पड़ो। ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, वो स्थितियों को पलटता है। आज बड़े से बड़े व्यक्ति को मिलने के बाद भी ऐसा लगता है यार कर्मकांड था, पूरा कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मिले क्यों नहीं थे, कोई कहे नहीं इसलिए गए थे। जाते समय भी पता है कुछ होना नहीं है और आने के बाद पक्का विश्वास है कि नहीं होना है। ये स्थिति देश को चलने नहीं देती मित्रों, ये स्थिति देश को चलने दे देती है। और इसलिए लीडरशिप बहुत मैटर करती है। क्या बुलंदी से निर्णय लेने की ताकत है? अनुभव की कसौटी पर खड़े हुए निर्णय करने की ताकत है? विपरीत प्रभावों के बीच भी चलने का सामर्थ्य है? डूबे हुई नौवा को बाहर निकालने के लिए मन में संकल्प शक्ति है? और संकल्प शक्ति भी बिस्तर पे पड़ी है, नहीं चलती, ऊर्जावान है? इन सारी बातों के आधार पर, और हम उस कगार पे खड़े हैं, इसलिए मैं इस बात को आग्रह से कहता हूं कि समय की मांग है कि हम देश को इन गंभीर सवालों के लिए जवाब खोजने के लिए हम एजेंडा सेट करें, हम प्रेरित करें लोगों को। पूरी व्यवस्था शक्ति को चलाना है। अगर हमारे सामान्य व्यक्ति का परचेजिंग पावर कम होता गया तो क्या होना है जी? क्या हमारे आर्थिक नीतियों का, हमारे कारोबार का इस बात पर ध्यान है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति का परचेजिंग पावर बढ़े? परचेजिंग पावर तब तक नहीं बढ़ता है जब तक उसकी जेब में पैसे नहीं है। जेब में पैसे तब तक नहीं आते हैं जबकि कोई उसके पास रोजी रोटी नहीं है, उत्पादन में वो शरीक नहीं है, अर्थव्यवस्था चलती नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति को क्या लाभ मिला है, उसके आधार पर तुम निर्णय करो, तुम्हारी नीतियां सही निकलेगी। आज मुझे लगता है आर्थिक परिभाषा में कहना है तो
समाज का आखिरी व्यक्ति का परचेजिंग पावर हम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे गांव है, वो सबसे बड़ा बायर होता है, लेकिन उस गांव की खरीद शक्ति कम होगी तो शहर की इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी। शहर की इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी तो हमारे पूरे सारे कारोबार बैंकों तक सीमित हो जाएंगे, और इसलिए इकोनॉमी गांव के अंदर जनरेट कैसे हो, उस पर हम बल दे सकते हैं। हम जानते हैं कि देश में परचेजिंग पावर में सबसे बड़ी ताकत रखते हैं दो सेक्टर, एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर में भी जमीन बढ़ने वाली नहीं है, एक प्रकार से जमीन कम होती जा रही है। अगर परिवार की संख्या बढ़ी, पहले 5 भाई होंगे, फिर 25 भाई हो गए, पर दूसरी तीसरी पीढ़ी में तो उतनी जमीन के टुकड़े होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हम सबका फोकस हो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। अब स्टेज वो भी आएगा कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उससे नहीं चलेगा, वैल्यू एडिशन कैसे हो। और हम इकोनॉमी की इस पूरी चेन को पूरा नहीं करते हैं तो शायद हम गांव की आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते। और इसलिए उद्योगों के विकास को भी इसके साथ कैसे जोड़ा जाए कि जिसके कारण हमारे कृषक को वैल्यू एडिशन का अवसर मिले। वैल्यू एडिशन अल्टीमेटली उद्योग एंड एग्रीकल्चर का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे जैसे देश में हम इस पर कैसे बल दें, इस पर सोचने का, और मैं मानता हूं कि नीतियों को उस प्रकार से प्राधान्य देना पड़ेगा। औद्योगिक विकास, इसमें विवाद चलते रहते हैं। हमारे देश में कई बुद्धिमान लोग हैं जो सुबह शाम देश को मार्गदर्शन करते रहते हैं, लेकिन अगर रोजगार के अवसर चाहिए तो उद्योगों का विकास चाहिए। दुनिया में हर जगह पे इस बात को माना गया है, लेकिन अगर हम हमारे खनिज संपदा को, मिनरल्स को ऐसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो देश को न रोजगार मिलेगा न उद्योग बढ़ेगा। क्या हमारा आग्रह है कि हमारी जो भू संपदा है उसको वैल्यू एडिशन हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जितना महात्मा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन है उतना ही हमारी भू संपदा के वैल्यू एडिशन में है। इवन पानी भी उसका वैल्यू एडिशन बिजली पैदा करता है। पानी काम में भी आता है, वैल्यू एडिशन बिजली पैदा करता है, बिजली उद्योग को काम में लगाया जा सकता है। हम हर प्राकृतिक संपदा पे वैल्यू एडिशन का हमारा होलिस्टिक व्यू होना जरूरी है। चाहे विंड एनर्जी का सेक्टर हो, सोलर एनर्जी का हो, हाइड्रो का हो, या हमारे आयरन ओर से स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो, या हमारे लाइमस्टोन से सीमेंट बनता हो, कोई भी हम बॉक्साइट, आप पूरे देश में बॉक्साइट का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, सब ठप पड़ा हुआ है। ठीक है, समाजवादी नारे लगाने के लिए तो काम आ जाता है। ऐसा कैसा देश हो सकता है कि जहां पर इतनी सारी भू संपदा हो और वो चोरी छुपी से चली जाए या तो किसी के आशीर्वाद से चली जाए, लेकिन वैल्यू एडिशन ना हो। वैल्यू एडिशन होती तो स्वाभाविक रूप से देश में इकोनॉमी जनरेट होती, ग्रोथ की दिशा में हम काम करते हैं। आज हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो मुद्दा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो उसका एक प्रमुख माध्यम रहता है एनर्जी सेक्टर। रोड रास्ते से सीमित नहीं है, रोड रास्ते बन गए तो कोई कारखाने चल जाते ऐसा नहीं है, उसको आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, उसमें मेनली ऊर्जा है। ये कैसा देश है जी, सवाल उठता है कि 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं? फ्यूल नहीं है। फ्यूल क्यों नहीं है? पॉलिसी पैरालिसिस है। क्या करो? कोयला बाहर से लाओ, इंपोर्ट बढ़ गया,
और इसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गई, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गई, रुपया लुढ़क गया। अब देखिए एक एक चीज किस प्रकार से गलत नीतियों का परिणाम सीधा सीधा नजर आता है। क्या इसके लिए कोई बहुत बड़े विजन की जरूरत है? ये कोई बड़ा दुनिया भर के एक्सपर्ट, कोई इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट लोग लाने पड़ेंगे क्या? बहुत सरल बात है, हम इन चीजों को कैसे, और किसी ने जिम्मा लेना पड़ता है जी। ऐसा तो ना हो कि मालाएं पहनने के लिए तो हम तैयार रहे और जूते खाने की नौबत आए तो भागते फिरे। देश में निराशा का कारण यह है, अगर देश हमें जिम्मा देता है तो जिम्मेवारियां अच्छी भी हैं तो भी लेनी होगी, बुरी है तो भी झेलनी पड़ेगी। भागने से देश नहीं चलता है। और मैं तो देख रहा हूं इनके लोगों को भागने की फैशन हो गई है। मुझे लोग पूछते हैं कि मोदी जी पटना ले रही से भागे क्यों नहीं? मैंने कहा भागना होता तो मोदी पैदा ही नहीं होता। बम ब्लास्ट होते थे, भीड़ थी, सब था। लीडरशिप का यह दायित्व होता है जी। हमारे यहां सूरत में बाढ़ आई थी, बहुत अचानक काफी नुकसान हो गया। अब आप जानते हैं ऐसे अवसर होता है तो मीडिया के लिए तो सीजन होती है। जैसे डॉक्टरों को आप देखिए वो कह राजी होते, डॉक्टर कहते हम कभी कहे उनको कोई सिर्फ अगस्त सितंबर में बाहर जाना है, नहीं बोले वो सीजन है, मतलब ज्यादा लोग बीमार होने वाले हैं, तो उनके लिए सीजन होता है, आनंद का विषय होता है। वैसे ये कैलेमिटी भी एक सीजन होती है उनके लिए। तो उस समय मोदी जो बोलेगा करेगा, सब कितना तूफान खड़ा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई भी नेता जाएगा तो लोग गुस्सा करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, धक्का लगाएंगे, होगा। मुझे याद है मैं सूरत गया, 3 दिन रात दिन वहां रहा, खुद रात 2-2 बजे तक मैं रास्ते पर जाता था, सफाई के काम में लगता था। एक दिन मीडिया ने बहुत नेगेटिव चलाया, क्योंकि लोग आते थे, गुस्सा करते थे, आ रहा था, हम भागे नहीं। लेकिन वही लोग दूसरे दिन मेरे साथी बन गए, सहायक बन गए। यहां पर कसौटी होती है कि हम स्थितियों से कितने भी भागते चलेंगे जी। हमारी जिम्मेवारी बनती है सीना तान करके उन चीजों को हम आग्रहपूर्वक हैंडल करें। हम कहते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और मैं मानता हूं अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है, और जब एशिया की सदी है तो चीन और भारत की स्पर्धा ये स्वाभाविक माना जाता है। तो 2 ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ी शक्ति है। वो एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा है डेमोक्रेसी का डिविडेंड। डेमोक्रेसी इतनी बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होना, ये अपनी दुनिया के अंदर अपनी ताकत बताने का, दिखाने का, खड़ी करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, और ये दुनिया को आकर्षित करता है। ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हमारी वाइब्रेंसी, हमारी जुडिशरी सिस्टम, ये चीजें हैं जो विश्व को भरोसा देती है दुनिया को हमारी तरफ लाने के लिए। उस भरोसे पे हमारा भरोसा है क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड, आप कितना आनंद का विषय है। हम उस युग में जी रहे हैं जिस समय हमारे देश में 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारे यहां थोड़ा हमने टेक्नोलॉजी की मदद की। पहले कानून के तरह में देखा, आप भी लोग शायद ये जो अप्रेंटिसशिप जो रहता है उससे डरते हैं उद्योगकार, यार अप्रेंटिसशिप वालों को लेंगे तो बेकार में गले पड़ जाएगा, तो उसको लेना नहीं, ये मूड बाय एंड लार्ज रहता है। हमने गुजरात में सभी छोटे मोटे उद्योगकारों को इकट्ठा किया, हमने उनको समझाया भाई ये कानून ऐसा नहीं है, आप उसका स्पिरिट समझिए। तो उनका थोड़ा हौसला बुलंद हो, हाँ यार नौजवानों को अवसर देना चाहिए। और हमने जब पहली बार ट्राई किया तो सबको पूछा भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सारा उसका हमने एक पोर्टल बनाया। नौजवानों को पूछा देखिए भाई ये जगह है, तुम्हें कहाँ जाना है, वो सब ऑनलाइन हमने मैकेनिज्म खड़ा किया, और हम लास्ट ईयर 1 लाख लोगों को काम दे पाए।